साथियों, का पे राज्याधिवेशन उद्घाटक कार्यक्रम को हमसे राष्ट्रीय स्तर के राज्य स्तर के अधिकारी कल हमसे व्यापक स्तर पर इस रात के साथियों, पहले उद्घाटन सत्र में विषय रखे हैं का समापन करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित। साथियों, पहला विषय है जातीय चेतना हमें ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बनती है। ये हमको सामाजिक चेतना को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर चर्चा। और साथियों, दूसरा विषय है जन आंदोलन सफल करने के लिए सोशल मीडिया की छोड़कर अथवा में एक रखा है। जन आंदोलन को सफल करने के लिए सोशल मीडिया को खासकर इन करने मैं आपके सामने हमारे मान्यवर उद्घाटक साहब अतिथि ने जो बातें रखी, सबसे पहले के द्वारा जो शब्द है, नम्रता से उनको कहना चाहूं। साथियों, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। तो बाबा साहब के संविधान में कभी भी दलित शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हम लोग अगर 1000 बार भी संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एनटी है, डीएनटी है, जेएनटी है, और इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सिख है, मुस्लिम है, लिंगायत है, लेकिन दलित शब्द नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे लिटरेचर आप खोलकर देख सकते हो, उसमें भी दलित शब्द नहीं है। बाबा साहब ने लिखे संविधान में दलित शब्द नहीं है। और बाबा साहब ने खुद इस शब्द को छोड़ दिया है। और यह शब्द बहुसंख्य नहीं, अल्पसंख्य है। हम बार बार राजनीतिक जमात बनने की बात भी करते हैं और खुद को दलित भी कहते हैं। लोकतंत्र में बहुसंख्य लोग ही राजनीतिक जमात बन सकते हैं, और लोकतंत्र में एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी और इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए 6 धर्म के लोग, जिसमें जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, लिंगायत है, सिख है, इनकी जनसंख्या 85% है। मतलब 100 में से 85 है, मतलब 50 से ज्यादा है, मतलब बहुजन है, बहुसंख्य है। तो लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार और बहुसंख्य के सिद्धांत के अनुसार हम लोग राज्य करती या शासन करती जमात बननी चाहिए। लेकिन हम लोग खुद को दलित कहते हैं। दलित अल्पसंख्य शब्द है, और अल्पसंख्य शब्द को लेकर भारत के लोकतंत्र में हम कभी भी राजनीतिक जमात नहीं बन सकते। दूसरी बात साथियों,
ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ब्राह्मण आर्य है, वैदिक है, और हिंदू धर्म का असली नाम ब्राह्मण धर्म है, फिर भी वे खुद को हिंदू कहते हैं। और 1918 में जो अडल्ट फ्रेंचाइज आया, उसकी वजह से उनको हिंदू कहना हिंदू कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अल्पसंख्य है, लेकिन लोकतंत्र में शासक बनने के लिए हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बनते हैं और बहुसंख्य बनकर शासक बनते हैं। मतलब लोकतंत्र उनको समझ में आया, इसलिए वो सही शब्दों का चुनाव करते। हम राजनीतिक जमात बनने की बातें तो करते हैं, लेकिन सही शब्दों का चुनाव हमारे स्पीच में, भाषण में बोलते समय, और जब जब भी हम सार्वजनिक मंच पर से बोलते हैं, तो इन शब्दों का चुनाव होना बहुत जरूरी है। मैं बड़ी विनम्रता से उद्घाटक महोदय से कहना चाहूँगा, साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने और बम्बई हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि दलित शब्द असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इतना ही नहीं, 23 जनवरी 2008 को जो एससी कमीशन आया, शेड्यूल कास्ट कमीशन ने भी डिक्लेरेशन दिया था कि दलित शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो एससी के मतलब 341 के खिलाफ जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र से एक आदमी पंकज लीलाधर मेश्राम नागपुर हाईकोर्ट में चले गए, तो नागपुर हाईकोर्ट का भी जजमेंट है कि दलित शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, और मुंबई हाईकोर्ट ने तो आदेश निकाला मीडिया को कि आप दलित शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। तो हम खुद को अल्पसंख्य ना समझे, अल्पजन ना समझे, ये लोकतंत्र है। और हम संवैधानिक, अगर हम बाबा साहब को और उनके लिखे संविधान को मानते हैं, तो संवैधानिक टर्मिनोलॉजी का, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी का अगर हम उपयोग करते हैं, तो दूसरों को जोड़ने में आसानी होती है। दलित कहने से हम ओबीसी से अलग हो जाते हैं, पटेल से अलग हो जाते हैं, या दूसरी जातियों के समूह से अलग हो जाते हैं। मतलब ये आइसोलेशन वाला मामला है, अकेला पढ़ने का मामला है, और अकेला पढ़ के पीटने का मामला है। तो बाबा साहब ने उनकी जिंदगी में कभी दलित शब्द का उपयोग नहीं किया था, उनके संविधान में दलित शब्द का उपयोग नहीं है, और उनके साहित्य में भी दलित शब्द का उपयोग नहीं। मान्यवर कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित संघर्ष समिति नामक टास्क फोर्स वाला संगठन निर्माण किया, लेकिन उनकी भी ध्यान में आया तो उन्होंने उस नाम को बदला, और 14 अप्रैल 1984 को दलित की बजाय बहुजन शब्द लिया और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। मेरा कहने का ये मतलब है कि शब्दों का सही चुनाव हम लोगों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि श्रोता लोग हमें सुनते हैं और वही बातें फिर अपने दिमाग में बिठाकर दूसरी जगह बोलते हैं, तो इसका सही परिणाम जो होने वाला है वो सही परिणाम आता नहीं। दूसरा साथियों, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर भारत के संविधान का पहला आर्टिकल, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पहला ही आर्टिकल लिखा था, इंडिया दैट इज भारत। मतलब संविधान भारत को भारत कहता है, इंडिया दैट इज भारत। मतलब बाबा साहब को पता था कि मेरे मर जाने के बाद ये ब्राह्मण लोग इंडिया का हिंदुस्तान करेंगे, ऐसा ना हो, इसलिए बाबा साहब ने संविधान लिखते समय ही ये बात कर दी, इंडिया दैट इज भारत, कि इसको कोई हिंदुस्तान ना कहे। तो हम लोगों को यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं जिन्होंने संविधान निर्माण किया, तो संवैधानिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो इंडिया दैट इज हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया दैट इज भारत है। और इंडिया का भी एक फुल फॉर्म है, आई फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नेशन, आई फॉर इन, D for declared, and A for August.
मतलब इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, दैट इज इंडिया। और बाबा साहब ने कहा दैट इज भारत। अगर हम खुद SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, NT DNT VJNT से बिलोंग करते हैं, या कन्वर्टेड मूल निवासी से बिलोंग करते हैं, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, लिंगायत, मतलब हम हिंदू नहीं है। अगर हम ही हिंदुस्तान कहे तो हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान हुआ, तो हम रहेंगे कहां? हम कहां रहेंगे? इसका मतलब हम लोगों ने दुश्मन को ज्यादा बड़ा बनाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर संविधान ने भारत कहा है, भारत कहना चाहिए। अगर संविधान में दलित शब्द नहीं तो बिल्कुल ही दलित शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात को अदरवाइज ना लेते हुए इस बात को ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। यहाँ के वामसेप के स्टेज पर से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आपका दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन दुरुस्त होना आवश्यक था। तो साथियों, पहला विषय है, इस अधिवेशन में चर्चा के लिए पहला विषय है, जातीय चेतना हमेशा ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बनती है। इसलिए हम लोगों को सामाजिक चेतना का उपयोग करना, सामाजिक चेतना को तवज्जो देना चाहिए, सामाजिक चेतना को बढ़ाना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों, यूरेशियन ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति के बाद जाति व्यवस्था, क्रमिक असमानता और अस्पृश्यता का निर्माण किया, और इसके बदौलत आज भारत में 6000 जातियों का निर्माण हुआ है, और हर जाति में 12 या 13 उपजातियां हैं। इसका मतलब आज भारत में 75,000 जातियां हैं, और जातियों के निर्माता ब्राह्मण है। तो जाति से संबंधित किसी भी चीज का फायदा केवल निर्माता को, मतलब ब्राह्मण को ही होने वाला है, दूसरों को होने वाला नहीं। नंबर 1। दूसरी बात साथियों, यूरेशियन ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण क्यों किया? कोई तो सोच होगी उनकी उसके पीछे। तो हम लोग जातियों में बटे हुए लोग नहीं है, हमको जातियों के टुकड़ों में बांटा गया है। हम बटे हुए नहीं, बांटे गए लोग हैं, बांटे हुए लोग हैं। हम इकट्ठा ना आए और हमारे शक्ति का संग्रह ना हो, बल्कि इसका विभाजन हो। इसलिए उन्होंने हमारे अंदर मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर 6000 जातियों के टुकड़ों का निर्माण किया, और हम 6000 जातियों के टुकड़ों में विभाजित हुए। यूरेशियन ब्राह्मण हमेशा अंग्रेजों पर आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए, अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए, अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए, डिवाइड एंड रूल किया। लेकिन ये गलत है साथियों। अंग्रेजों ने भारत के केवल 2 टुकड़े किए, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। लेकिन उसके पहले यूरेशियन ब्राह्मणों ने भारत में 6000 जातियों का निर्माण किया, और हर जाति में 13 या 12 उपजातियों का निर्माण किया। इस तरह से 75,000 जातियों का निर्माण किया। इसका मतलब है ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। और डिवाइड एंड रूल ये सिद्धांत अंग्रेजों का नहीं, ब्राह्मणों का है, और ब्राह्मणों से अंग्रेजों ने इसको सीखा है। पहले 4 वर्ण थे, फिर उन्होंने 5 वर्ण किए, उसके बाद 6000 जातियां बनाई, और उसके बाद हर जाति के 12 या 13 टुकड़े किए, मतलब 75,000 उन्होंने जातियां बनाई। तो डिवाइड एंड रूल का मतलब है, यह ब्राह्मणों का सिद्धांत है, यह अंग्रेजों का नहीं। अंग्रेज इनसे सीखे। पहले ब्राह्मण डिवाइड करके नेतृत्व करते थे, अब ब्राह्मण हमें यूनाइट करके नेतृत्व कर रहे हैं। डिवाइड किस आधार पर किया? जाति के आधार पर किया, और नेतृत्व उनका ही रहा। अब यूनाइट किस आधार पर कर रहे? हिंदू के नाम पे कर रहे, और नेतृत्व उनका ही। मतलब यूनाइट इन द नेम ऑफ हिंदू अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण, एंड डिवाइड इन द नेम ऑफ कास्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। मतलब जाति में विभाजित हो, ब्राह्मणों का नेतृत्व है,
हिंदू के नाम पर जातियों को इकट्ठा करो, फिर भी ब्राह्मणों का नेतृत्व है। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, इस तरह ब्राह्मणों ने जानबूझकर जातियों का निर्माण किया है। तो हम लोगों को सारी चीजें संदर्भ के साथ अगर हम समझते हैं तो कुछ बातें हमें सीखने को मिलेगी और उससे सबक सीखने का मौका मिलेगा। साथियों, जाति गुलामी है, जाति गाली है। इसलिए जाति का गर्व करना मतलब गुलामी का और गाली का गर्व करने जैसा है। और हम लोगों ने जाति को इतना कस के पकड़ रखा है कि हम छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। अब मान लो मेरे हाथ में मोबाइल है, इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैंने इसको हाथ में पकड़ा है। जाति को फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी हमारे लोगों ने जाति पकड़ी। और इतनी पकड़ी है कि बुद्धा से लेकर आज तक जितने आंदोलन जाति के खिलाफ हुए, या बुद्धा के बाद, या संविधान भी जाति के खिलाफ है, फिर भी हम इस जाति को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। इतना मजबूत पकड़ा है, इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए साथियों, हम जो लोग गरीब है और हमारी जो भी समस्या है, वो हम जो गरीब है और हमारी जो भी समस्या है, हम गरीब है इस वजह से गुलाम नहीं है, हम गुलाम है इस वजह से गरीब है। और गुलाम क्यों है? क्योंकि हम निचली जाति में पैदा हुए। और जाति किसने निर्माण की? यूरेशियन ब्राह्मणों ने निर्माण की। इसका मतलब हमारे गरीबी का मूल कारण गुलामी है, और गुलामी का मूल कारण जाति है, और जाति का मूल कारण यूरेशियन ब्राह्मण है। मतलब जब तक इस दुनिया में, इस भारत में यूरेशियन ब्राह्मण रहेगा, तब तक जाति रहेगी, और जब तक जाति रहेगी हम गुलाम रहेंगे, और जब तक गुलाम रहेंगे तब तक हमारी गरीबी या जो भी समस्याएं हैं वो बनी रहेगी। तो ये जानबूझकर उन्होंने हमें गुलाम बनाने के लिए किया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को जानकारी थी, पता था कि गरीबी हमारी समस्या नहीं, गुलामी हमारी समस्या है। तो उन्होंने किताब गुलामी पर लिखी, गरीबी पर नहीं लिखी, क्योंकि गुलामी का मूल कारण जाति है और जाति का मूल कारण ब्राह्मण है। अगर हम बैकग्राउंड में कोई मतलब कुछ चीजें समझ सकते हैं या समझते हैं तो ही हमारे पल्ले पड़ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा नहीं कहा, गरीबों को गरीबी का एहसास करा दो, फिर वो गरीबी के विरोध में विद्रोह करेगा। गलत, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वो गुलामी के विरोध में विद्रोह करेगा। मतलब उन्होंने भी गरीबी को तवज्जो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, गरीबी पर ध्यान नहीं दिया, जाति पर ध्यान दिया। हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने इसका तोड़ निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन यूरेशियन ब्राह्मणों ने इस जाति को बरकरार रखने के लिए भी कोशिश की है। तो जब तक हम जाति का पूरी तरह से, हमें जाति का मतलब एनालिसिस नहीं करेंगे क्या चीज है ये जाति, तब तक उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं कर सकते। हमारा विषय है कि जाति हमेशा ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बनेगी, जातीय चेतना, क्योंकि ये ब्राह्मणों ने निर्माण की हुई बात है, तो फायदा इसका ब्राह्मण को ही होगा। इसलिए इस विषय को चर्चा के लिए रखा है। हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने प्रयास किया। साथियों, बुद्धा ने पहला शब्द यूज किया बहुजन, सभी संतों ने शब्द यूज किया वारकरी, कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज ने शब्द किया मावला, यूज किया मावला। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने शब्द यूज किया सत्यशोधक। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो ब्राह्मणों ने संकट बनाया है जाति का, उस संकट को थोड़ा हल्का या कम करने की कोशिश भारतीय संविधान में की। कैसे? यूरेशियन ब्राह्मणों ने 6000 जातियों का निर्माण किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने 6000 जातियों के 6 प्रवर्ग बनाए, 6 क्लासेस बनाए। और वो बड़े क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल एससी शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट नहीं है, ये प्रवर्ग है, क्लास है। और इसमें 1703 जातियां हैं, और 1703 जाति का एक समूह बाबा साहब ने बनाया, एक क्लास बनाया। एसटी शेड्यूल ट्राइब, इसमें 801 जातियां हैं,
एसटी नाम की कोई जात नहीं है, जाति नहीं है, लेकिन एसटी में 801 जातियां हैं। तो 801 जाति का एक समूह बनाया एसटी। ओबीसी नाम की कोई जाति नहीं, ओबीसी क्लास है, प्रवर्ग है। और आज की तारीख में ओबीसी में 3803 जातियां हैं। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने 3803 जाति का एक प्रवर्ग बनाया, ओबीसी, दैट इज बीसी, बैकवर्ड क्लास। एनटी डीएनटी नाम की कोई जाति नहीं, प्रवर्ग है, क्लास है। और इसमें 199 जातियां है, तो 199 जातियों का एक प्रवर्ग बनाया एनटी डीएनटी विजेएनटी। हो गए 4। फिर जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मण शाही, इससे निर्माण वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता, महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का अलगीकरण, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपना और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनकी असुरक्षितता, इसको लेकर जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को त्यागा, ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया, जिसको वो हिंदू धर्म कहते हैं, वे सभी धर्म परिवर्तित लोगों का एक ग्रुप बनाया। सीएम मतलब कन्वर्टेड मूल निवासी। और आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये 6 आर्टिकल उनके लिए। एससी के लिए 341, ओबीसी के लिए 340, एसटी के लिए 342, एनटीडीएंट के लिए 46। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने 340, 341, 342, 46 और 25 to 30 तक जो प्रवर्ग बनाए, उसमें 85% लोगों को, भारत के मूल निवासियों को अपनी लोक संख्या के आधार पर हकाधिकार दिए। मतलब यह कि यूरेशियन ब्राह्मणों ने 6000 जातियां बनाई और बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 प्रवर्ग बनाए। कम किया, संकट को कम किया। अभी हम लोगों ने इसके आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कास्ट बनाई, बाबा साहब ने क्लास बनाया। हमने आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर हम रियल अनुयायी है तो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मेश्राम साहब ने इन 6 प्रवर्ग का एक प्रवर्ग बनाया और बहुत बड़ा प्रवर्ग बनाया, जिसका नाम है मूल निवासी। साथियों, ये डिकास्ट होने का मामला है। हम डिकास्ट होना चाहते हैं और ब्राह्मणों की हर गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। मूल निवासी का मतलब है ये आर पार की लड़ाई होगी। ब्राह्मण विदेशी, हम मूल निवासी। वे 15% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसमें भी वे 3.5% और हम 85%। वे अल्पजन, हम बहुजन। वे अल्पसंख्य, हम बहुसंख्य। फाइनल लड़ाई है। जैसे क्रिकेट की मैच 2020 होते हैं ना, वैसे ये फाइनल है अभी। और ये फाइनल चल रहा है, क्योंकि कांशीराम जी ने सेमीफाइनल किया था। अब वामन मेश्राम साहब फाइनल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने गुजरात में ही बताई थी 14 अप्रैल को। बाबा साहब ने लड़ाई की शुरुआत की, लड़ाई का प्लान बना कर दिया, दैट इज भारतीय संविधान। ये प्लान है लड़ाई का, एक केवल बुक नहीं है, प्लान है लड़ाई का। कि दुश्मन कौन, दोस्त कौन, हमारे कौन, उनके कौन, ये प्लान है। और इस प्लान, बाबा साहब ने लड़ाई की शुरुआत की, लड़ाई का प्लान बनाया और इस लड़ाई की सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश में कांशीराम ने की। अब लड़ाई का फाइनल मैच वामन मेश्राम बामसेप के द्वारा और बामसेप के 88 सहयोगी संगठन के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से अगर बातें हम समझते हैं साथियों, इसलिए हम लोगों ने, अगर जातीय संगठन हम बनाते हैं तो जातीय चेतना निर्माण होती है, और जैसे ही जातीय चेतना निर्माण होती है, हम ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बन सकते। और जातीय संगठन बनाने से जातीय व्यवस्था खत्म नहीं होगी, उल्टा जाति बरकरार रहेगी और जातीय व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। और यह व्यवस्था बरकरार रहेगी तो केवल ब्राह्मणों को फायदा होगा, और इससे और जाति व्यवस्था मजबूत होगी। जाति व्यवस्था से हमारी गुलामी मजबूत होगी, और गुलामी अगर मजबूत हुई तो हर हमारी समस्या बनी रहेगी। इसलिए जातीय संगठन बनाने का मतलब है
जातीय चेतना निर्माण करना। और जातीय चेतना निर्माण करने का मतलब है ब्राह्मणों के अपने आप ब्राह्मणों का भक्ष्य बनना, क्योंकि जाति गुलामी है, गाली है। तो साथियों, गरीबी की वजह से, जाति की वजह से गुलामी है, और गुलामी की वजह से गरीबी है, और ब्राह्मण की वजह से सारा खेल है। मतलब ब्राह्मण की वजह से जाति है, जाति की वजह से गुलामी, और गुलामी की वजह से गरीबी, और हमारी सारी समस्या है। इसलिए जाति आधारित अगर हम संगठन बनाते हैं तो जातीय चेतना निर्माण होगी। अगर जातीय चेतना निर्माण होती है तो अपने आप हम ब्राह्मणवाद का ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि अपनी जाति का काम करना मतलब ब्राह्मण का काम करना है, और सभी लोगों ने इकट्ठा कर काम करना मतलब बाबा साहब का काम करना है। इसलिए तो संविधान लिखा है, संविधान हमारा एजेंडा है। तो जितना साथियों, क्योंकि जातिगत संगठनों से हमारी शक्ति का विभाजन होता है, और जाति का संगठन बनाने वाले केवल मांगने का काम करते हैं अपनी, क्योंकि ताकत लड़ने की नहीं होती। अगर लड़ भी गए तो हार ही जाएंगे, इसलिए वो मांगने का काम करते हैं। और हम भिखारी नहीं बनना चाहते, क्योंकि बाबा साहब ने 24 सितंबर 1944 में मद्रास की जाहिर सभा में कहा था, आपको राज्य करती जमात बननी है, शासन करती जमात बननी है, और ये अपने दीवार पर आप लिख लो। अगर हम जाति का संगठन बनाते हैं तो हम मांगने का काम करेंगे, और मुझे लगता है गुजरात में मांगने वालों को भिखारी कहा जाता है। तो बाबा साहब ने ऐसा कहा कि आप मांगने वाली जमात बनो, आप भिखारी जमात बनो। ये फॉर्मूला भारतीय संविधान में है। इसलिए शक्ति का विभाजन होगा जातीय संगठनों से, फिर हमें मांगने का ही काम करना पड़ेगा, और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। जाति का उद्देश्य क्या है? एक दूसरे के खिलाफ लड़ना और लड़वाना। इससे क्या होता है? प्रतिकार शक्ति खत्म होती है, दुश्मन कौन है पता नहीं चलता। क्योंकि हर दो जातियों के अंदर पूर्वग्रह है, अविश्वास है, झगड़े है, संघर्ष है, और ब्राह्मण इसका फायदा उठाता है और आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। अभी एक बात और आप भी याद रखो, जब तक दो जातियां आपस में नहीं लड़ती तब तक ब्राह्मणों का फायदा नहीं होता। अगर दो जातियां आपस में लड़ती है तो ही केवल ब्राह्मणों का फायदा होता है। इसलिए हम लोगों ने जाति के आधार पर संगठन बनाकर या जातीय चेतना बढ़ाकर या जातीय चेतना को बढ़ावा देकर दुश्मन का काम आसान नहीं करना चाहिए। हम ये करके दुश्मन का काम आसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति मौलिक अधिकार से वंचित करने का अधिकार है, और अगर हम जातीय चेतना निर्माण करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो ब्राह्मणों का काम होंगे, और इससे हमारा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मणों का तोड़ने का हथियार जाति है, तो हमारे पास जोड़ने का हथियार समाज होना चाहिए। और भी एक हैरत करने वाली बात आपको बता दूं, हमारा हर आदमी जब भी बोलता है तो अपनी जाति को समाज मानता है। जैसे बुनकर समाज, जैसे चमार समाज। ये चमार जाति है, बुनकर जाति है, समाज नहीं है। कास्ट इज अ बैड कंसेप्ट एंड सोसाइटी इज द गुड कंसेप्ट। जो बैड कंसेप्ट है उसको तोड़ना है, गुड कंसेप्ट है उसको खड़ा करना है। समाज को तोड़ना नहीं चाहिए, जाति को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम जाति को समाज कहते हैं तो तोड़ने की इच्छा नहीं होती, यही ब्राह्मणवाद है, और इसको ब्राह्मण बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हम लोगों का नुकसान होगा। तो हम लोगों ने जातीय संगठन बनाने को और जातीय चेतना निर्माण करने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने से ही ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बनेंगे। साथियों, इस जाति व्यवस्था से हमारी एकता की भावना समाप्त होती है, इत्तेहाद हमारा खत्म हो जाता है, और हम शासक नहीं बन सकते। इस मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम एक जाति से ही आपको काउंट करते हैं खुद को। अरे हमारी एक जाति है और उसमें इतनी संख्या है। मान लो हम बुनकर है तो कितनी संख्या है, तो राज करती जमात कैसे बनेंगे? चमार है, कितनी संख्या है, राजनीतिक जमात कैसे बनेंगे? महार है, कितनी संख्या है, राजनीतिक जमात कैसे बनेगी? मातंग है, कितनी संख्या है, राजनीतिक जमात कैसे बनेगी? मतलब राजनीतिक जमात बनने की भावना ही हमारे मन में निर्माण नहीं होती जाति की भावना की वजह से। और ऐसे सोचे तो 80 में 1703 जातियां है,
एसटी में 801 जातियां हैं, ओबीसी में 3803 जातियां हैं, एनटी डीएनटी में 199 जातियां हैं और 6 धर्म के लोग हैं, हम 85 है। अगर ऐसा सोचते हैं तो हम राजनीतिक जमात बनने का विचार कर सकते हैं, या वो विचार हमारे दिमाग में आ सकता है। एक है आइसोलेशन में थिंकिंग, एक है कलेक्टिव थिंकिंग। भारतीय संविधान दूसरा तीसरा कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट कलेक्टिव थिंकिंग। और जाति दूसरा तीसरा कुछ नहीं, इट्स नथिंग बट आइसोलेशन थिंकिंग। और जब भी आप आइसोलेशन में थिंकिंग करोगे, आप सोचोगे नहीं हो सकता, ये आइसोलेशन थिंकिंग का परिणाम है, नहीं हो सकता। कलेक्टिव थिंकिंग का परिणाम है, हो सकता है। अगर हम 85% है ऐसा सोचेंगे, मूल निवासी है ऐसा सोचेंगे, 85 बहुसंख्य है ऐसा सोचेंगे, बहुजन है ऐसा सोचेंगे, मूल निवासी है ऐसा सोचेंगे, तो आपका सीना भी गर्व से फूलेगा, लगेगा हम हो सकते हैं। तो ये आपके अंदर ये भावना डेवलप ना हो, इसलिए ब्राह्मणों ने इस भावना को डेवलप किया है, जातीय भावना को। समाज की भावना आपके अंदर डेवलप ना हो, जातीय भावना डेवलप हो, इसके लिए तो जाति का निर्माण किया और प्रतिक्रांति के बाद हुआ है। इसलिए हमारी एकता की भावना का, यहां एकता की भावना को ठेस पहुंचती है, समाप्त तो होता है। नहीं हो सकता है, दूसरी भावना निर्माण होती है। एक तो एकता की भावना समाप्त होती है, दूसरी नहीं हो सकता है की भावना निर्माण होती है। और ब्राह्मण को हम मौका देते हैं दो जातियों में लड़ाने का। अभी आप साउथ इंडिया में जाओ, माला वर्सेस मादिगा लड़ते हैं, माला एससी मादिगा एससी। आप नॉर्थ इंडिया में जाओ, वाल्मीकि वर्सेस चमार लड़ते हैं, चमार एससी वाल्मीकि एससी। आप महाराष्ट्र में आओ, महाराष्ट्र में पहले महार वर्सेस मांग थे, दोनों एससी, फिर महार वर्सेस चर्मकार थे, दोनों एससी। अब ओबीसी वर्सेस मराठा, दोनों ओबीसी। अब ओबीसी वर्सेस मराठा वर्सेस धनगर, दोनों ओबीसी। मतलब हम आपस में लड़ाते। राजस्थान में आपके पड़ोस में राजस्थान गुज्जर वर्सेस मीना, मतलब हर राज्य में दो जातियों को लड़ाने का काम वो करते हैं। और लड़ने से पूर्वग्रह, अविश्वास, झगड़े, संघर्ष मजबूत होता है और इकट्ठा आने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने साथियों जातीय चेतना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि सोशल चेतना को, समाज की चेतना को, सामाजिक चेतना को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए हमें जाति के आधार पर संगठन बनाने का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केवल मांगने का काम करते हैं और मांगने वाले भिखारी होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम ब्राह्मणवाद के भक्ष बनते हैं। इसलिए व्यवस्था के विरोध में नहीं, बल्कि व्यवस्था के समर्थन में काम होता है। यह सारा गलत काम अज्ञानता की वजह से होता है, इग्नोरेंस की वजह से होता है। इसे रोकना होगा, क्योंकि जातिगत भावना दूसरे जाति से अलग करती है, डिफरेंट करती है, अलग करती है, अंतर करती है। ब्राह्मणों ने 6000 जातियों का निर्माण केवल इसी भावना को निर्माण करने के लिए किया है। इसलिए साथियों, हमारे बुद्धिजीवी, अभी ब्राह्मणों ने एक काम किया हमारी शक्ति का विभाजन करने के लिए। ब्राह्मणों ने एक, इसको घुमाओ नजर, ब्राह्मणों ने एक काम किया हमारी शक्ति का विभाजन करने के लिए, जाति व्यवस्था का निर्माण किया। भारतीय संविधान की वजह से इस जाति में जिन्होंने जन्म लिया वे पढ़े लिखे बन गए, उनको स्कॉलरशिप मिली, नौकरी मिली, प्रमोशन मिला, बंगला मिला, सब कुछ मिला। अभी उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपने जाति अंतर्गत संगठन निर्माण किए। ऐसे भारत में कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 6 लाख संगठन है। मतलब ब्राह्मणों ने जातियां क्यों निर्माण की? हम इकट्ठा नहीं आने चाहिए। और हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने संगठन, जातिगत संगठन निर्माण किए, जाति के नाम संगठन निर्माण किए। और कितने? कम से कम 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 6 लाख। मतलब ब्राह्मणों से हम कितने गुना खतरनाक है। इसलिए इन सारे संगठनों को इकट्ठा करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया है। अपना झंडा लेके आओ, अपना डांडा लेके आओ, अपना एजेंडा लेके आओ, अपना बैनर लेके आओ, अपने नारे लेके आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ते रहेंगे तो हमारी शक्ति का विभाजन होगा और किसी की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा।
इसलिए हर संगठन चलाने वाले लोगों ने अपना ईगो और अहंकार छोड़कर बहुजन क्रांति मोर्चा के एक विचार मंच है संगठन ने, इसके बैनर तले अगर हम इकट्ठा आते हैं और मिलजुल कर लड़ते हैं, अब अकेले लड़ना बंद करना चाहिए, मिलजुल कर लड़ते हैं तो शक्ति का संचय होगा और संचयित शक्ति का समुचित समय पर उपयोग और प्रयोग होगा। इससे दुश्मन को हम मात दे सकते हैं। इस बात को हम लोगों ने साथियों ध्यान में रखना चाहिए और हम 5 या 6 लाख संगठनों को इस भारत में जोड़ना चाहते। आज तक हम लगभग 1.5 लाख या 2 लाख संगठनों तक पहुंच चुके हैं। ये काम बंद नहीं है और ये जारी है। जाति जिंदा तो ब्राह्मण जिंदा, जाति जिंदा तो ब्राह्मण जिंदा, और जाति समाप्त हो तो ब्राह्मण ही समाप्त, और जातीय चेतना जिंदा तो ब्राह्मण जिंदा, जातीय चेतना समाप्त हो तो ब्राह्मण भी समाप्त। इसलिए साथियों, ब्राह्मण खुद को जिंदा रखने के लिए जाति को और जातीय चेतनाओं को और जातीय संगठनों को बढ़ावा देता है। इस बात को ध्यान में रखकर उस जाति के बुद्धिजीवियों ने भारतीय संविधान एजेंडा के तहत अगर हम पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान 340, 41, 42, 46 और 25 to 30 जो आर्टिकल है वो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए है, जोड़ने के लिए है। हमें जोड़ना चाहिए और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बनेंगे। इसलिए हम लोगों ने वो जातिगत संगठनों को हर प्रकार की ब्राह्मण मदद करते हैं, तो हमने जातिगत संगठनों का और इससे बढ़ रही जातीय चेतना का समर्थन नहीं करना चाहिए। आशा है क्योंकि जाति हमेशा तोड़ने का काम करती है और समाज हमेशा जोड़ने का काम करता है। मान्यवर कांशीराम जी ने भी एक प्रयोग किया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। वो डर गए थे ब्राह्मण, इसलिए आज हमारे समाज में से भी जातिगत संगठनों को उन्होंने निर्माण किया है। और कोई भी जाति ब्राह्मणों की संख्या से कम है, ब्राह्मण 3.5 है और हमारी किसी भी जाति की संख्या ब्राह्मणों की संख्या इतनी नहीं है। तो लड़ाई के पहले हम हार जाते हैं तो हारने की मानसिकता निर्माण होती है। जिसके अंदर लड़ने से पहले ही हार जाने की भावना होती है वो लड़ाई लड़ नहीं सकता, और लड़ भी सकता है तो जीत नहीं सकता। इसलिए इस मुद्दे के ऊपर मैं ये बात कहते हुए इस मुद्दे को यहां समाप्त करना चाहूंगा कि हमारे लोगों ने जातीय चेतना को और जातीय चेतना बढ़ाने हेतु निर्माण किए जातीय संगठनों को समर्थन नहीं देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे एट लास्ट हमारे समाज का, जाति का और जाति से संबंधित जो भी लोग हैं उनका नुकसान होने वाला है, हो रहा है, भविष्य में ना हो। इसलिए जातीय चेतना को और जातीय संगठन को समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आखिर में ब्राह्मणवाद का ही भक्ष्य बनते हैं, क्योंकि उनके हथियार। साथियों, इसमें दूसरा मुद्दा है सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल जन आंदोलन को सफल करने के लिए सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, एक चर्चा। और दूसरा विषय है जन आंदोलन को सफल करने के लिए सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा। साथियों, एक है संगठन और एक है जन आंदोलन। क्या है अंतर संगठन और जन आंदोलन में? साथियों, संगठन से सीमित लोग जागृत होते हैं, आंदोलन से संख्या में ज्यादा लोग जागृत होते हैं, पहला अंतर। दूसरा, संगठन से दुश्मन डरता नहीं, आंदोलन से दुश्मन डरता है, दूसरा अंतर। तीसरा है संगठन से रिजल्ट निकालने के लिए बहुत समय लगता है और आंदोलन से तुरंत प्रभाव से रिजल्ट निकालता है। इसलिए बामसेप ने 40-45 सालों से हमने बामसेप को निर्माण किया, उसको शुरू किया, फिर प्रस्थापित किया और वेल सेटल है। अभी बामसेप को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर प्रस्थापित किया है। अब बामसेप राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी और स्वावलंबी और स्वाभिमानी संगठन बनाया है और 40 से 45 साल इसको लगाए हैं। अभी बामसेप को हम नहीं बढ़ाएंगे,
अभी बामसेप के दिशा निर्देशन में काम करने वाले 88 सहयोगी संगठन है, उनको बढ़ाएंगे और उनका एक ही मकसद होगा, समाज का समर्थन हासिल करने का। और जब तक समाज का समर्थन हासिल नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा। जब तक आंदोलन नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं होगा, और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हमारे हर समस्या का अगर हम समाधान करना चाहते हैं तो जन आंदोलन होना चाहिए। जन आंदोलन होना चाहिए तो आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन होना चाहिए तो हम लोगों को आंदोलन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। एक है आंदोलन, एक है आंदोलन की आवश्यकता है। साथियों, 20 या 22 देश कल परसों, मतलब ये 10-20 साल में आजाद हो गए, और इसका एकमात्र कारण था सोशल मीडिया। क्योंकि उस देश में राज्यकर्ता लोगों के द्वारा साधारण लोगों पर जो अन्याय होते थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिए, और सोशल मीडिया से एक माहौल बना, उस माहौल से वे देश आजाद हुए। मतलब सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा हथियार है लोगों को आजाद करने का, बहुत ही बड़ा औजार है लोगों को आजाद करने का। ये देशों को आजाद कर रहा है, राज्य और लोगों की बात तो। आपको शायद याद होगा, जब इन देशों में जन आंदोलन सफल हुआ तो भारत के 3 प्रोफेसर वहां गए। इसमें एक है प्रोफेसर अमरजीत कौर, दूसरा है प्रोफेसर अजय पटनायक, और एक है उसका नाम याद नहीं आ। ऐसे 3 प्रोफेसर वहां गए जिन देशों में जन आंदोलन हुआ, और जन आंदोलन की वजह से वहां लोग आजाद हो गए, देश को आजादी मिली, वहां राजाशाही से मुक्त हो गए। तो जब वहां गए, उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद वहां के जो प्रशासक थे, राजा थे, उनसे मिले, और मिलने के बाद कहा कि आपका जन आंदोलन सफल कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया इस तरह से हुआ, सोशल मीडिया से। लेकिन उन्होंने पूछा कि आप भारत से यहां आए हो, आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हो कि हमारा जन आंदोलन, आप तो आजाद लोग हो, आप तो आजाद हो ना। 15 अगस्त 1947 को सो कॉल्ड आजादी आपको मिली, आप यहां भारत से यहां क्यों आए हो हमें पूछने के लिए। तो उन 3 लोगों ने बताया कि भारत में भी जन आंदोलन होने वाला है। मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, भारत में भी जन आंदोलन होने वाला है, और उस आंदोलन को हम दबाना चाहते हैं। वो आंदोलन हम सफल नहीं होने देना चाहते। इसलिए यहां सफल कैसे हुआ, ये अगर बात हमें समझ में आएगी तो हम वहां भारत में काउंटर पॉलिसी बनाएंगे, और भारत में होने वाले जन आंदोलन को दबा देंगे, सफल नहीं होने देंगे। और भारत में कौन जन आंदोलन की बात कर रहा है? एकमात्र संगठन बामसेप, और एकमात्र नेता वामन मिश्रा। तो सोशल मीडिया की जो ताकत है, इस ताकत को पहचानने के लिए आपको यह उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए साथियों, अब तक हमने संगठन बनाया, अब संगठन बनाने का काम बंद कर दिया है, अब आंदोलन खड़ा करने का काम शुरू। और आंदोलन खड़ा करने के लिए एक होता है आंदोलन, और एक होती है आंदोलन की आवश्यकता। अभी आंदोलन की 3 आवश्यकताएं हैं। नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्सेस, नंबर 2 फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और नंबर 3 मीडिया। ये 3 आवश्यकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे पास आ रहे हैं, दिन ब दिन हमारे कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल भर 365 दिन कार्यक्रम हो रहे। और बामसेप के दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन में रहकर और समन्वय और सहकार में रहकर काम करने वाले 88 संगठन काम कर रहे हैं। परिवर्तन यात्राएं चल रही है, केडर कैंप हो रहे, परिसंवाद हो रहे, अधिवेशन हो रहे, हर काम चल रहा है। तो ये सारा काम हो रहा है, लेकिन जितना चाहिए उतना का जनता का, समाज का, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो जब तक लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक आपका जन आंदोलन नहीं होगा, और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा।
अब लोग समर्थन कब करते हैं? जब आप लोगों की लड़ाई खुद लड़ोगे, लोगों की समस्या खुद आप समाधान करने के लिए आगे आओगे, लोगों की लड़ाई अपने सर पर लेकर लड़ोगे, लोगों के लिए लड़ोगे, ऑन बिहाफ पीपल लड़ोगे, तो लोग आपको समर्थन देंगे। इसलिए हमने आंदोलन का निर्णय लिया। इसके लिए 3 पूर्व शर्त है। लोग मिल रहे, पैसा भी मिल रहा है, अभी गुजरात से थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। और तीसरा है मीडिया। और मीडिया साथियों, मीडिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्या है तो मीडिया, क्योंकि मीडिया प्रचार प्रसार का काम करता है। वो चाहे गलत हो सही हो, लेकिन प्रचार प्रसार का काम करता है। इसके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे कि मुझे 1000 तलवारें नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले में एक अखबार अगर मुझे दे दो तो मैं क्रांति कर सकता हूं। मतलब ये जो प्रचार प्रसार माध्यम है जिसको मीडिया कहते हैं, वो तख्तो ताज बदलने वाला है। एक को कुर्सी पर बिठा सकता है तो दूसरों को कुर्सी से नीचे कर सकता है। सिंहासन पर किसी को बिठा सकता है तो सिंहासन पर से किसी को उतार सकता है, केवल मीडिया है। दूसरा साथियों, वोल्टेयर ने कहा मीडिया कैसा होना चाहिए। ये फ्रांस का लड़का था, चर्च के फादर को डस्टबिन में मिला था, तो उसने कहा मीडिया कैसा होना चाहिए। वोल्टेयर कहता है, इफ आई डोंट एग्री विथ यू, इफ आई डोंट एग्री that what you are saying, if I don't agree with what you are saying, but I will defend your right of saying up to my death. मीडिया कैसा होना चाहिए? आप क्या, मैं आपसे सहमत नहीं हूं आप जो कह रहे हो, लेकिन आपका जो बोलने का अधिकार है, राइट ऑफ सेइंग, इसका मैं मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगा। मतलब हर एक को राइट ऑफ सेइंग होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपने विचार अभिव्यक्त करने का, रखने का अधिकार होना चाहिए। और यह है मीडिया का मूल मंत्र। हर किसी को अपना विचार, अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन रखने का अधिकार चाहिए। वोल्टेयर, इसीलिए जहां जहां डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है, जहां जहां डेमोक्रेटिक है, जिस देश में डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सत्ताधारी पार्टी से ही ज्यादा विरोधी पार्टियों को महत्व दिया जाए, क्योंकि उनका भी सुनना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो। तो वोल्टेयर भी इसको इस तरह से महत्व देते हैं। दूसरे एक सुप्रसिद्ध शायर थे, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी कहा था, जब तोप मुकाबिल होती है तो अखबार निकालो। अगर तोप है वो अगर यूजलेस होती है तो अखबार निकालो। तोप से भी ज्यादा अखबार बड़ा है, तलवार से भी ज्यादा अखबार बड़ा है, क्योंकि ये ब्रेन वॉश करता है और लोगों के दिलो दिमाग पर तैयार करता है, दिलो दिमाग पर छा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा मीडिया के बारे में, क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस आंदोलन को अपना मुखपत्र नहीं होता वह आंदोलन पंख पर छाटे हुए पंछी की तरह होता है। जिस आंदोलन को अपना मुखपत्र नहीं होता वह आंदोलन पर छाटे हुए पंछी की तरह होता है, जिसके पर छाटे ऐसा पंछी होता है। इसलिए हर आंदोलन चलाने वालों को अपना मीडिया होना चाहिए। अखबार का मतलब मीडिया होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने केवल कहा नहीं, इसकी व्यवस्था की भारतीय संविधान में, भारतीय संसदीय लोकशाही में इसकी व्यवस्था की, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। नंबर 1, विधायिका, जहां एमपी चुनकर जाते हैं, कानून बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका, यहां कैबिनेट, मिनिस्टर और उच्च पदस्थ अधिकारी, मतलब निर्णय लेने वाले और अमल करने वाले। 3, न्यायपालिका, जुडिशरी, मतलब न्याय देने वाली संस्था। और 4, मीडिया। मतलब बाबा साहब ने लोकतंत्र निर्माण करने के पहले सोचा कि अभी सत्ता ब्राह्मणों के हाथ जाने वाली है, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, ब्राह्मणों की है, तो हो सकता है हमारे विरोध में कानून बनेंगे, बन रहे हैं अभी। बाबा साहब वो सोचते थे, अगर सही बनाए तो कानून बनाने वाली एक संस्था बनाई उन्होंने,
वो गलत ना बनाए इसके लिए विरोधी पार्टी बनाई। फिर भी उन्होंने अगर सही बनाए भी कानून तो अमल करने वाले लोग तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए अमल करने वाली संस्था बनाई, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। फिर बाबा साहब ने सोचा ये दोनों मिलकर मेरे लोगों पर अन्याय कर सकते हैं, तो मेरे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए न्यायपालिका लाई और उसको ऑटोनोमस दर्जा दिया, ऑटोनोमस। फिर बाबा साहब ने सोचा ये तीनों ब्राह्मणों के कब्जे में जा सकते हैं, विधायिका ब्राह्मणों के कब्जे में जा सकती है, कार्यपालिका ब्राह्मणों के कब्जे में जा सकते हैं, न्यायपालिका भी ब्राह्मणों के कब्जे में जा सकते हैं। ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखते समय सोचा था, आज वही हुआ है। तो उस समय बाबा साहब ने इसकी व्यवस्था की। अगर ये तीनों लोकतंत्र के पिलर मेरे लोगों के खिलाफ गए, 85 लोगों के खिलाफ गए, जिनके लिए संविधान लिखा उनके खिलाफ गए, तो मेरे लोगों के हाथ में कुछ होना चाहिए ना। इसलिए मीडिया ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों की तरफ से, लोगों की ओर से बोलने वाला, लोगों की शिकायत, लोगों की ओर से शिकायत करने वाला, लोगों की ओर से झगड़ने वाला, अर्थात लोगों का रियल रिप्रेजेंटेटिव मीडिया को बनाया। अब बाबा साहब गए, अब बाबा साहब के बाद क्या हुआ? अब विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है। 451 एमपी है उनके, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम और टीएमसी के। 3.5 ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टी, उनके 451 है। कार्यपालिका 79.2 फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है, 79.5 सेकंड क्लास। जो सेकंड क्लास है वो 10-20 साल में फर्स्ट क्लास होते हैं। न्यायपालिका 97% न्यायपालिका पर कब्जा है। अब मीडिया 97% मीडिया पर कब्जा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, योगेंद्र यादव कहते हैं। मीडिया के भी 4 प्रकार है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी चैनल उनके हैं। क्या देखना चाहिए वो जो चाहे वो दिखाते हैं। उनके नियंत्रण में है कि हम लोगों ने हमारे घर में क्या देखना चाहिए। दूसरा, क्या सुनना चाहिए, रेडियो उनके पास। क्या पढ़ना चाहिए, अखबार उनका, प्रिंट मीडिया। तो निर्णय भी उनके अनुसार होगा ना। मतलब प्रिंट मीडिया उनके कब्जे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके कब्जे में, होकल मीडिया उनके कब्जे में, बोलने वाले सभी वक्ता उनके हैं, और ट्रेडिशनल सभी बुआ बापू। गुजरात तो उसके लिए उर्वरक भूमि है साधु संतों के लिए। एक साधु बलात्कार करता है, जेल में जाता है, तो दूसरा पैदा होता है। ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। मतलब आज की तारीख में, उस समय जो बाबा साहब ने सोचा था कि ये मीडिया लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, अब ये मीडिया केवल मीडिया नहीं, ब्राह्मण बनिया मीडिया बन गया। ये ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम बन गया है। इसलिए हमारी किसी बात को हमारे लोगों तक पहुंचने नहीं देता। ये आज के हालात है। अब इसमें सोशल मीडिया की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। अपने समाज तक हमारा थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन विचार जा रहा है। नहीं तो हमारे ही लोग पूछते थे, अरे आपका नाम अखबार में नहीं आता, अरे आप टीवी पर दिखाई नहीं देते। अभी लोगों को क्या पता है कि मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और मीडिया का ब्राह्मण बनिया मीडिया और सोशल मीडिया में क्या अंतर है साथियों? ब्राह्मण बनिया मीडिया और सोशल मीडिया में अंतर है कि ब्राह्मण बनिया मीडिया लिमिटेड है और सोशल मीडिया ग्लोबल है। ब्राह्मण बनिया मीडिया लिमिटेड है और सोशल मीडिया ग्लोबल है, पहला अंतर। दूसरा अंतर है साथियों, ब्राह्मण बनिया मीडिया में पैसा देना पड़ता है, यहां पैसा नहीं देना पड़ता। और ये खड़ा भी करना है सोशल मीडिया तो कम पैसे में खड़ा हो सकता है। तीसरा, ब्राह्मण बनिया मीडिया ये मूल निवासी बहुजन समाज के हित की बातें छुपाता है और सोशल मीडिया कोई भी बात हो दिखाता है। कोई भी बात हो, फायदे की हो या नुकसान की हो, दिखाता है। अपने तरीके पर उसका निर्णय आप ले सकते हो, लेकिन वो जानबूझकर ब्राह्मण हित की बातें बता देता है और बहुजन हित की बातें छुपा देता है। सोशल मीडिया दोनों को बातें बता देता है। अंतर क्या है? इसलिए साथियों, हम ब्राह्मण बनिया मीडिया में अपनी मन की बात नहीं रख सकते, जो दिल में है वो नहीं रख सकते।
जो हम सोच रहे हैं वो नहीं रख सकते, रखने का अधिकार नहीं है। रख भी दिया तो उसमें वो बहुत अंतर कर, मतलब परिवर्तन करके वो बताते। जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी ये नाम है पार्टी का, लेकिन वो भारत मुक्ति पार्टी कहते हैं। अगर भारत मुक्ति मोर्चा नाम है, वो दूसरा नाम कहते हैं। मतलब ये सारी बातें वो जानबूझकर करते हैं। मतलब हम जो बताना चाहते हैं वो सही तरीके से लोगों के पास नहीं जाता। उल्टा उसमें क्या होता है, एडिटोरियल रूम में वो विचार करते हैं, सोचते हैं, और वही लोग हमारे वो एडिटोरियल रूम में बैठकर सोचते हैं, फिर लिखते हैं और हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। सोशल मीडिया के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल में डाटा होना चाहिए, बस हो गया सोशल मीडिया। एंड्रॉयड मोबाइल और मोबाइल में डाटा। वहां ऐसा नहीं है, अगर पेपर खड़ा करना है तो पूरी यंत्रणा खड़ी करनी, मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ता है, सिस्टम खड़ी करनी पड़ती है। संपादक है, उपसंपादक है, वार्ताहर है, बातमीदार, ऐसे सब ढूंढना पड़ता है, गांव लेवल तक, तहसील लेवल तक, जिला लेवल तक, राज्य लेवल तक, राष्ट्रीय स्तर तक। तो ये सारी बातें सोशल मीडिया में करने की आवश्यकता नहीं होती। और एक बात है इसमें, ब्राह्मण मीडिया छुपाता है और हमारा सोशल मीडिया उजागर करता है। ब्राह्मण मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और सोशल मीडिया लोगों के नियंत्रण में। सोशल मीडिया से सरकारें डरती है, सोशल मीडिया से सरकारें डरती है, इसलिए सोशल मीडिया भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। इस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। डर रहे हो सरकारें, क्यों डर रहे मालूम है? परसों मेसराम साहब ने कहा कि यूरेशियन ब्राह्मण, इनका डीएनए विदेशी, ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी। तो मोहन भागवत ने सार्वजनिक तौर पर इसका जवाब दिया, नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। अब वो प्रतिक्रिया दे रहे, हम क्रिया कर रहे। पहले वो क्रिया करते थे, हम प्रतिक्रिया देते थे। जो क्रिया करते हैं वो ताकतवर होते हैं और जो प्रतिक्रिया करते हैं वो कमजोर होते हैं। तो हमारे लोगों ने ट्रेंड चलाया कि ब्राह्मण का डीएनए विदेशी, तो 2.5 लाख लोगों ने लाइक किया, शेयर किया। ब्राह्मण ने भी ट्रेंड चलाया कि ब्राह्मण भारत की शान है, तो केवल 82,000 शेयर लाइक उनको मिले। मतलब सोशल मीडिया में हम लोगों ने ब्राह्मणों को पछाड़ दिया है और वो नहीं चाहते कि सोशल मीडिया में हम उनको पछाड़े, इसलिए सरकार उस पर नियंत्रण करना चाहती है। अभी सोशल मीडिया का महत्व उनकी ध्यान में आया है, तो हमारे ध्यान में क्यों नहीं आ रहा है? उनके ध्यान में सोशल मीडिया का महत्व आया है, तो हमारे ध्यान में भी सोशल मीडिया का महत्व आना चाहिए साथियों। इसलिए इस सोशल मीडिया को अगर हम खड़ा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, हर राज्य की राजधानी में मीडिया सेंटर खड़ा करना चाहिए और इसके लिए बामसेब का एक सूझबूझ वाला कार्यकर्ता रिलीज करना चाहिए। अनुभवी कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता रिलीज करना चाहिए, क्योंकि सारी ताकत एक तरफ है और मीडिया की ताकत एक तरफ है। तो हर राज्य में मीडिया सेंटर खड़ा करना होगा। हमने अभी दिल्ली में किया है, महाराष्ट्र में किया है, बिहार में किया है, गुजरात में किया है। हर राज्य में करना चाहिए, गुजरात में भी करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक राज्य की राजधानी में मीडिया सेंटर खड़ा करना चाहिए, स्टूडियो खड़ा करना चाहिए। आज हमने दिल्ली में स्टूडियो खड़ा किया, पुणे में स्टूडियो खड़ा किया, लखनऊ में स्टूडियो खड़ा किया, बिहार में स्टूडियो खड़ा किया, अभी छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है। तो हर राज्य की राजधानी में स्टूडियो खड़ा करना चाहिए। और दूसरे जैसे चैनल काम करते हैं, डिबेट, डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, किसी विषय पर राय देना, ये होना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक जिले में, तहसील, ब्लॉक, गांव में रिपोर्टर्स मतलब वार्ताहर, बातमीदार जो न्यूज लेकर आने वाले होते हैं, उनको तैयार करना चाहिए। न्यूज का क्या मीनिंग है? NEWS, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ। इट इज न्यूज।
मतलब नॉर्थ की वार्ता आनी चाहिए, साउथ की वार्ता आनी चाहिए, पूरब की वार्ता आनी चाहिए और पश्चिम की वार्ता आनी चाहिए, तो शब्द बना न्यूज। तो ये न्यूज रिपोर्टर हमारे गांव स्तर तक, तहसील स्तर तक, जिला स्तर तक और राज्य स्तर तक ये न्यूज रिपोर्टर होने चाहिए। फेसबुक पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी ऑफशूट संगठनों के पेजेस बनाने चाहिए। अभी गुजरात में हमारे जितने भी ऑफशूट विंग है, उन लोगों ने राज्य स्तर का एक पेज अपना खुद का, अपने संगठन का, फिर जिला स्तर पर, फिर तालुका स्तर पर ये पेज बनाने चाहिए, ताकि हम अपने कार्यक्रम लोगों तक पहुंचा सके। 4 नंबर है, ट्विटर के जरिए हमारे मुद्दे ट्रेंड कराकर राष्ट्रीय पटल पर चर्चा विमर्श के विषय बनाने चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि हमने कहा ब्राह्मण का डीएनए विदेशी, तो उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड किया कि ब्राह्मण भारत की शान है, तो 82,000 लाइक मिले। आप मेसराम साहब ने कहा भारत का डीएनए विदेशी है, ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, तो हमारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं ने ट्रेंड किया, तो उसको 2.5 लाख मिले। तो ऐसे हर विषय को, आपके तालुका स्तर का विषय हो सकता है, जिला स्तर का विषय हो सकता है, कमिश्नरी स्तर का विषय हो सकता है, राज्य स्तर का विषय हो सकता है। तो आपको ये ट्विटर के जरिए हमारे मुद्दे ट्रेंड कराकर राष्ट्रीय पटल पर लाने होंगे, उन पर चर्चा करनी होगी, उन पर सलाह मशवरा विचार विमर्श करना होगा और उसको विषय बनाना होगा। 5 नंबर का है, व्हाट्सएप पर कार्यकर्ता समर्थक के साथ मूल निवासी समाज के लोगों के ग्रुप बनाना चाहिए। 3 ग्रुप बनाना है हमें व्हाट्सएप पर, एक कार्यकर्ता का ग्रुप, एक समर्थक लोगों का, उसमें शुभचिंतक, हितचिंतक, समर्थक आएंगे, और तीसरा मूल निवासी समाज के लोगों का भी ग्रुप बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, और इसके लिए हर तहसील में एक बामसेप का कार्यकर्ता, हर जिले में एक बामसेप का कार्यकर्ता, हर कमिश्नरी में एक बामसेप का कार्यकर्ता और हर राज्य में एक बामसेप का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से, पूर्णकालीन तौर पर अगर इसको रिलीज करते हैं, तो वो कार्यकर्ता केवल सोशल मीडिया खड़ा करने का काम करेगा। और इसके लिए जो हमारा सोशल मीडिया का राष्ट्रीय स्तर का सेंटर पुणे में है, उससे अगर वो चर्चा करता है, सलाह मशवरा करता है, तो अपना काम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि सोशल मीडिया खुजली करने के लिए नहीं है। जो लोग फील्ड में नहीं जाते, वो केवल सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो केवल ऐसा उंगली घुमाते हैं, स्ट्रोल करते, बस हो गया। फील्ड में जाते नहीं, लड़ाई में भाग लेते नहीं, प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ते नहीं, केवल घर में बैठकर अपना समय बिताते हैं। तो ये खुजली करने के लिए नहीं है, तो हमारी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए किसी भी असंवैधानिक मुद्दों पर या संवैधानिक तरीके से हमने बात नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी को भी सोशल मीडिया पर कोई बात रखनी है, तो पहले हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का सोशल मीडिया सेंटर है, राष्ट्रीय सोशल मीडिया, उसके बाद साथ चर्चा करनी होगी और उनकी अनुमति से बात रखनी होगी। अगर अपनी मनमर्जी से अपनी बात रखी और अगर आप कानून में फंस गए, तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी, संगठन इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे ही करते हैं, फिर उन पर पुलिस केस होती है, फिर वे संगठन के पास आते हैं मदद मांगने के लिए, फिर संगठन कहता है कि हमने आपको कहा था ऐसा लिखने के लिए सोशल मीडिया पर, नहीं ना, आपने क्यों लिखा? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि घर बैठे बैठे लड़ाई लड़ूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसके भी कुछ नियम है, इसके भी कुछ कंडीशंस है, इसके भी कुछ शर्तें हैं, उसका पालन करते हुए इसको हमें आगे बढ़ाना है और संवैधानिक बातों को रखना है। अगर विवाद की बात है तो सोशल मीडिया सेंटर के मीडिया से या राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे पदाधिकारी है, उनसे बात करके आप प्रबात रख सकते हो। लेकिन अपनी खुजली मिटाने के लिए या आपके मन की बात उस पर भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार, जो लोग समाज में जाकर, फील्ड में जाकर लड़ाई नहीं लड़ते, वो घर में बैठे बैठे भड़ास निकालते हैं, पर इससे कुछ होता नहीं, इससे समाज और संकट में फंसता है। ऐसा ना हो, इस बात को भी जाते जाते ध्यान में रखने के लिए कहना चाहूंगा। साथियों, ये पहला सत्र था, इस सत्र का समापन हो चुका है। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।